नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये है आपकी करंट से रिलेटेड एक क्लास जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो अभी लैंग्वेज को लेकर के एक डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है क्या है, और क्या है त्रिभाषा फार्मूला, और अभी वर्तमान में जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन में क्यों थोड़ा सा विरोध हो रहा है हिंदी का, इस पर हम पूरी बातचीत करेंगे। तो वीडियो में आप लोग आखिरी तक अगर बने रहेंगे तो आपको काफ़ी इंफॉर्मेटिव जानकारी मिलेंगी हिंदी से रिलेटेड। और इसके अलावा ये भी देखेंगे कि छठी अनुसूची क्या है, वो कैसे भाषा को प्रोटेक्ट करती है, तो सब कुछ आप समझ पाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने 8 पूर्वोत्तर राज्यों में हिंदी को कक्षा 10 तक अनिवार्य करने का प्रावधान किया है। तो पूरा जो बखेड़ा खड़ा हुआ है वो इसी वजह से खड़ा हुआ है। जो केंद्र सरकार है उसने क्या कहा है कि जो 8 पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें कक्षा 10 तक हिंदी को अनिवार्य करने का प्रावधान किया गया है। आगे देखेंगे, हिंदी को भारत की भाषा के रूप में वर्णित किया गया है। हालांकि पूर्वोत्तर के विभिन्न संगठनों द्वारा इस कदम का विरोध किया जा रहा है। साथ ही कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने केंद्र सरकार के फैसले की आलोचना भी की है। यानी कि इधर स्वर उठे नहीं कि उधर विरोध की भी स्वर उठ गए, ठीक है ना। इसके बजाय समूह त्रिभाषा नीति अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा का समर्थन कर रहे हैं। पूर्वोत्तर संगठनों का तर्क क्या है? छठी अनुसूची का वो हवाला देते हैं, कहते हैं कि यह राज्य संविधान की छठी अनुसूची द्वारा संरक्षित है और ऐसे में केंद्र सरकार छात्रों पर हिंदी भाषा को थोप नहीं सकती है। और एक भेदभाव की बात भी हो रही है। केंद्र सरकार का यह कदम हिंदी भाषियों को आर्थिक, शैक्षणिक एवं प्रशासनिक जो है बढ़त प्रदान करेगा और उन्हें दीर्घकाल में देश के गैर हिंदी भाषी क्षेत्रों को नियंत्रित करने में मदद भी करेगा, सहायता भी करेगा। ये दो बात जो है वो कह रहे हैं। अब हिंदी भाषा और पहचान की समस्या क्या है, इसको थोड़ा सा देखते हैं। राज्यों का भाषाई संगठन। भारत में अधिकांश राज्यों का गठन भाषाई आधार पर किया गया है। यहीं पर आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि सबसे पहले किस राज्य का गठन भाषाई आधार पर किया गया था? भारत में सीमित संसाधनों के कारण पहचान को लेकर के विशेष रूप से भाषाओं को लेकर के संघर्ष बढ़ जाता है। भाषाई विभाजन के उदाहरण। भाषा की स्थिति एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जो कि अतीत में राज्यों के विभाजन का कारण भी बना है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे पंजाब, जो कि पंजाबियों का एक जगह है। गुजरात पहले महाराष्ट्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन गुजरात जो गुजराती भाषा लोग बोलते थे उसके लिए एक अलग राज्य का गठन किया गया, ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे तो सबसे पहले मैंने भी आपसे सवाल पूछा था, तो आंध्र प्रदेश को सबसे पहले बनाया गया था भाषाई राज्य पर पहला राज्य, ठीक है ना। संघर्ष प्रबंधन का साधन। अब भाषा नीति एक तरीका है जिसके द्वारा सरकारें जातीय संघर्ष का प्रबंधन करने का प्रयास करती हैं। इस प्रकार संघीय सहयोग विकसित करने के लिए भाषा नीति पर राज्यों की जो है स्वायत्ता त्रिभाषा सूत्र लागू करने की तुलना में अधिक व्यवहार विकल्प हो सकता है, ठीक है ना। त्रिभाषा सूत्र क्या है, इसको पहले हम समझते हैं कि त्रिभाषा सूत्र आखिर क्या है, ठीक है ना। त्रिभाषा सूत्र की आवश्यकता क्यों है और इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। देखिए, भाषा जो है ना वो आदमी के जीवन से इस प्रकार जुड़ा हुआ है कि उसके लिए आदमी लड़ने को तैयार हो जाता है। आप कल्पना करिए कि आप साउथ इंडिया के किसी गांव में छूट जाएं और वहाँ ना लोगों को अंग्रेज़ी आती हो और ना आपको तमिल आता हो और ना उनको हिंदी आता हो, ना आपको अंग्रेज़ी आता हो। ऐसे कंडीशन में आपका क्या हाल होगा? आप ना तो कुछ खाने को मांग पाएंगे, ना ठहरने का स्थान पूछ पाएंगे, और ना तो आप उनको कम्युनिकेट कर पाएंगे, ना वो आप कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ये तो एक प्रकार की दिक्कत होती है। तो इसीलिए प्रयास ये किया जाता है कि लगभग पूरे भारत में एक जैसी कोई भाषा बोली जाए। लेकिन आप जानते हैं कि भारत जो है विविधतापूर्ण देश है और यहाँ पर हर 10 किलोमीटर चलने पर बोली बदल जाती है। आप 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर चल लीजिए तो भाषा में बदलाव होने लगता है। तो ये बहुभाषी देश है। यहाँ पर एक रूपता लाना कोई बहुत बड़े बुद्धिमानी का काम नहीं होगा, लेकिन फिर भी हिंदी भाषा के बढ़ावा को लेकर के जो बात हमारा संविधान कहता है उस पर अमल जरूर किया जा सकता है। तो यहाँ देखेंगे त्रिभाषा सूत्र क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों है। परिचय देखते हैं। सबसे पहले त्रिभाषा सूत्र पहली बार कोठारी आयोग 1967 में प्रस्तावित किया गया था। इस योजना के तहत पहली जो भाषा है वो तो मातृभाषा होनी चाहिए, ठीक है ना, और जो दूसरी भाषा है वो हिंदी भाषा राज्यों में
यह अन्य आधुनिक भारतीय भाषाओं या अंग्रेजी होगी, और गैर हिंदी भाषी में यह हिंदी या अंग्रेजी होगी। ठीक है ना। तो एक चुनाव करने का ऑप्शन मिलेगा। पहला क्या होगा, मातृभाषा होगा, और दूसरे में हिंदी या अंग्रेजी में चयन किया जा सकता है। तीसरे में हिंदी भाषा राज्यों में अंग्रेजी तथा आधुनिक भारतीय भाषा होगी, और गैर हिंदी भाषी राज्य में या अंग्रेजी या आधुनिक कोई भारतीय भाषा होगी। आवश्यकता इसका क्या है? प्राथमिक उद्देश्य बहुभाषावाद और राष्ट्रीय सद्भाव को बढ़ावा देना है। यानी कि जो एक गुलदस्ता है भारत भाषाओं का, अलग अलग पंथों का, उसमें कोई बिखराव ना हो, एक रूपता नज़र आए। कोठारी समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि भाषा सीखना बच्चों के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। भाषा सीखना बच्चे के संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक है ना। कार्यान्वयन इसका कैसे होगा? माध्यमिक स्तर पर राज्य सरकारों को त्रिभाषा सूत्र अपनाना था। इसमें हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी और अंग्रेजी के अलावा एक आधुनिक भारतीय भाषा का अध्ययन करना शामिल था। अधिमान्यता दक्षिण भाषाओं में से एक। ठीक है ना। देखेंगे गैर हिंदी भाषी राज्यों में क्षेत्रीय भाषा और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का अध्ययन किया जाना चाहिए। क्रियान्वयन में समस्या। हिंदी पट्टी के राज्य से उत्तर प्रदेश और बिहार में त्रिभाषा सूत्र के तहत दक्षिण भारतीय भाषाओं को शिक्षण में बढ़ावा नहीं दे सके। तमिलनाडु, पुदुचेरी और त्रिपुरा जैसे राज्य अपने पाठ्यक्रम में हिंदी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बजाय उन्होंने इस मुद्दे की स्वायत्तता की मांग की। ठीक है ना। भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है, इसको भी देख लेते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है। अनुच्छेद में कहा गया है कि नागरिकों के किसी भी वर्ग की अपनी एक अलग भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे इसे संरक्षित करने का अधिकार होगा। ठीक है ना। आगे देखेंगे अनुच्छेद 343 भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा के बारे में है। इस अनुच्छेद के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी होना चाहिए, और अंकों को भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का पालन करना चाहिए। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि संविधान के लागू होने के 15 वर्ष तक अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहेगा। भारत में भाषा को लेकर के एक लंबी पॉलिटिक्स भी है, और उसके पीछे बहुत बड़ा जो है एक राजनीतिक एजेंडा भी होता है। तमिलनाडु की अभी वर्तमान में जो सत्तासीन पार्टी है डीएमके की पूरी राजनीति इसी बात पर टिकी हुई है कि वो हिंदी का विरोध करते आए हैं और करते रहेंगे। तो जब राजनीति इस प्रकार से होगी तो हम जो कल्पना कर रहे हैं कि गुलदस्ता है, अच्छी बात है, लेकिन एक भाषा होनी चाहिए पूरे पैन इंडिया में, भारत की एक अपनी भाषा होनी चाहिए। तो उस सपने को हम तब तक पूरा नहीं कर पाएंगे जब तक हमारी राजनीति इस प्रकार से रहेगी। आगे देखते हैं अनुच्छेद 346 और संघ एवं राज्य के बीच संचार हेतु आधिकारिक भाषा के विषय में प्रबंध करता है। अनुच्छेद के अनुसार उक्त कार्य के लिए अधिकृत भाषा का उपयोग किया जाएगा। हालांकि यदि दो से अधिक राज्य सहमत हैं तो उनके मध्य संचार की भाषा हिंदी होगी, तो आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी का उपयोग किया जा सकता है। अनुच्छेद 347 कहता है राष्ट्रपति को किसी राज्य की आधिकारिक भाषा के रूप में एक भाषा को चुनने की शक्ति प्रदान करता है, बशर्ते कि राष्ट्रपति संतुष्ट हो कि उस राज्य का एक बड़ा हिस्सा भाषा को मान्यता देना चाहता है। ठीक है ना। आगे देखेंगे ऐसी मान्यता राज्य के किसी हिस्से या पूरे राज्य के लिए हो सकती है। अनुच्छेद 350 ये क्या कहता है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा प्रदान करनी चाहिए या प्रदान करता है, ये संविधान का अनुच्छेद 350 का एक जो है अनुच्छेद कहता है। 350B में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी या भाषाई अल्पसंख्यकों के सुरक्षा उपाय से संबंधित सभी मामलों की जांच करेगा तथा सीधे राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा। तत्पश्चात राष्ट्रपति उस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है या उसे संबंधित राज्य या राज्यों की सरकारों को भेज सकता है। अनुच्छेद 351 केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति देती है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अधिकारिक भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है, और सबसे खास बात अनेकता में एकता हमेशा से भारत की ताकत रही है। इसलिए भाषा से जुड़े पहचान तथा
भारत के एक संघीय राज्य होने के संदर्भ में केंद्र और राज्य दोनों को सहकारी मॉडल का पालन करना चाहिए तथा भाषा आधिपत्य अराजकता से बचना चाहिए। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के संवैधानिक प्रावधान हैं, इनमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, कुछ हिंदी के पक्ष में है, कुछ ऐसा लगता है कि न्यूट्रल बात है। मेन चीज़ ये है कि राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। और अगर एक भाषा इस प्रकार से हो, जैसे अगर आप अंग्रेजी को स्वीकार करने को तैयार हैं, आप भारत के किसी भी हिस्से में जाइए, आप अंग्रेजी में बात करेंगे तो आप सामान खरीद सकते हैं, आप रह सकते हैं। तो अगर अंग्रेजी उसको रिप्लेस कर सकती है तो हिंदी क्यों नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर इस प्रकार का क्षेत्रीय नफरत होगा तो ये कहाँ तक ठीक होगा। ज़रूरी क्या है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदी को इम्पोज कर दिया जाए, लेकिन हिंदी को अगर अंग्रेजी के जैसा थोड़ा बहुत नॉलेज के साथ में पूरे भारत में लागू किया जाता है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एक बाहरी भाषा को इतना तवज्जो देते हैं तो हिंदी भाषा को तवज्जो देने में क्या दिक्कत है। तो ये बात समझ में नहीं आती। हालांकि इस पर बहुत सारी राजनीति हैं, हिंदी भाषा के नेताओं के द्वारा भी और जो इसके विरोध में नेता हैं उनके द्वारा भी। तो इस सब पर आपकी राय क्या है, आपका सोच क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना और बताना कि आप लोग इस पर क्या सोचते हैं। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। यहाँ पर यूपीएससी की पूरी तैयारी फ्री में करवाई जाती है, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। इसके अलावा आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक करिए और उसे फॉलो करिए। अगर फेसबुक पर हमें देख रहे हैं तो वहाँ भी हमें लाइक करिए। इसके अलावा यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पर बहुत सारे PDF आपको मिलते हैं फ्री में, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली किसी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।